आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहां है विश्वगुरु, कहां है हमारा छप्पन का सिंगला? प्रश्न इस चीज का है। 2003 में जब यहाँ पे वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ था, वाजपेयी जी ने सदन में चर्चा कराया था इसमें। आप चर्चा से भाग रहे हैं। युद्ध की बात कौन कर रहे हैं जिनका कोई इतिहास ही नहीं आजादी की लड़ाई में लड़ने का? ये यहाँ खड़े होकर शेर की तरीके से बोल रहे हैं। बात आम की शेर हो, की तरीके से हम बोल लोग रहे बेच रहे हैं हैं। आगे। हकीकत ये कि वंदे मातरम ये कह है। के वंदे मातरम कह के कोई आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चला। बात एक आदमी आजादी की लड़ाई में नहीं युद्ध की हो रही है। एक आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चला। यहाँ आपको बता रहे हैं। अरे जब लड़ने की जरूरत थी तब आप लड़ नहीं रहे थे। तब आप दिल में घुसे हुए थे। लेकिन क्या उसके बदले में आप गजा के 72,246 लोगों का कत्ल करेंगे? मासूम बच्चों का कत्ल करेंगे? महिलाओं का कत्ल करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंड करेंगे? सबको पता है कि वॉर जो है वही सबसे बड़ी समस्या है, तो वॉर को खत्म करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? सर मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं, तो उनके लिए कोई इवैक्यूएशन प्लान तैयार है? जैसे 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के समय ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अभी आपने कहा कि जैसे युद्ध जो है वो थोड़े और समय तक के लिए चल सकता है, तो सर अब भारत पर ये भी इसमें समस्या उठेंगी, और वो समस्या से भारत निपटने के लिए क्या क्या अब हथकंडे अपनाएगा? आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है या सिर्फ बयानबाजी है? सिविलियंस के डेथ के लिए अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इतने लोगों की डेथ हो रही है और बोल रहे हैं कि वॉर और बढ़ेगा। सर जो ये युद्ध चल रहा है जिसकी कीमत हमारी भारत की आम जनता भी चुका रही है, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए चल रहा है या फिर शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए कर? A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। 106.9 ये जो डॉलर प्रति बैरल था, उस समय हमारा रेट जानते क्या था? भारत में मनमोहन सिंह जी के टाइम में पेट्रोल का 71 रुपया था, डीजल का 56 था। और अब वॉर के टाइम में जो क्रूड ऑयल जब $70 प्रति बैरल था, आपका रेट क्या था? 94 था। अब किसकी बात कर रहे हैं? स्थिति ये हो गई है, निश्चित रूप से युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, युद्ध अपने आप में एक मसला है, ये मैं मानता हूं। लेकिन पैसिव स्मोकर की तरह हमारा भी इस पे एक दुष्परिणाम हमके झेलने का पड़ रहा है, क्योंकि 90% हम वहां से हम आयात कर रहे हैं। बात तो सही है। ये अलग बात है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम तो आयात निर्भर भारत बन गए हैं। ये आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। और जब हम लोगों ने चलते सदन में चर्चा की हमने बात की, संसद में सवालों की गूंज दबा दी गई। संसद में सवालों की गूंज दबा दी गई, जनता की मुश्किलें पर चुप्पी साध ली गई। ये आपकी पॉलिसी बनी हुई है। आप यहां 56 इंच सीने की बात कर रहे हैं। कल देखे किसी ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान दलाल है। ये आप चिंतन करने की बात है। सेंटर स्टेज अगर कोई जिसको खाने का नहीं है, वो सेंटर स्टेज में अगर बात करें तो भारत कहां पे है? कहां है विश्वगुरु? कहां है हमारा 56 इंच का सीना? प्रश्न इस चीज का है। सही पकड़े हैं। 2003 में जब यहां पे वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ था, वाजपेयी जी ने सदन में चर्चा कराया था इसमें। आप चर्चा से भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। थोड़ा और मैडम एक चीज और मैं बता दूं, नेहरू जी 1962 में चाइना का वॉर था, जनसंघ के 4 मेंबर थे, वाजपेयी आदरणीय वाजपेयी जी भी उसमें मेंबर थे, चर्चा उसमें हुई है। हाल के दिनों में चाहे अगर हम ये राजीव गांधी जी की बात करें, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उसके बारे में चर्चा हुई। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? प्रश्न इस चीज का है। ठीक है, एक जवाब इसका दे दीजिए, फिर मैं आने में मानूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से स्वयं आकर दोनों सदनों में वक्तव्य दिया है। अब रही बात उसकी, वो विषय छोड़ दीजिए। 62 की लड़ाई नवंबर में हुई, तो नवंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा था, कोई एडिशनल सत्र नहीं हुआ था। चर्चा की बात और पीछे जाने की बात कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं 1991 में भी ऑयल क्राइसिस आई थी, जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था। हम लोग उस समय स्टूडेंट थे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था। कितनी बड़ी क्राइसिस थी उस जमाने में। एलपीजी और पेट्रोलियम तो छोड़िए, आधी ट्रेनें बंद हो गई थी। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए उस समय की सरकार के खिलाफ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और वर्तमान में स्थिति क्या है आपके? मैं थोड़ा एक दो चीज बता रहा हूं आपको। भंडारण कैपेसिटी क्या, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है हमारे? पर डे जो है, पर डे अगर हमें ऑयल की बात करो, 90 करोड़ लीटर पर डे की खपत है। 3000 मेरे करीब तकरीबन 4000 करोड़ रुपए पर डे खर्च हमारा हो रहा है उस पे। ऑयल पे हमारा, गैस पे क्या है, एलपीजी पे क्या है? आपका 2 ही जगह है, आपका 2 ही जगह स्टोरेज कैपेसिटी है। वो भी कितना है? 1,60,000 उस पे टन का है, मीट्रिक टन का है। और हम 80 लाख टन का प्रतिदिन का खपत है। स्टोरेज कैपेसिटी 2 दिन और उसका 9 दिन का है। और आप कह रहे चिंता करने की बातें नहीं है। गजब बेइज्जती है। मोदी जी ने, मैं समझता हूं इतने ये लोग कैलकुलेटेड वे में चलते हैं। अभी हम स्टेट से बात करें, ये अलग बात है।
आप भाजपा शासित राज्यों के आप प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि दो राज्यों की मैं जरूर बात करना चाहूं। झारखंड के साथ जैसा आप सौतेला व्यवहार किए हैं, अभी ये जो आपदा आई है ना, यहाँ हिमाचल प्रदेश में घूम के आया, उनके भी आपने क्या दिया है? अभी जब संकट आया तो पूरे राज्य याद पड़ रहा है। तो ये तो पहले समझना होगा। मैं इसलिए इस बात को कहीं समझना होगा कि आप राज्यों से बात करें तो ये ना जिम्मेवारी अभी से राज्यों पे थोप रहे। हमने राज्यों को आगाह किया, आप आगाह करके पैनिक तभी आप बना रहे हैं, लेकिन जो उपाय ढूंढने थे वो उपाय आज भी आप नहीं ढूंढ रहे हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। युद्ध को कौन खींच रहा है आपकी नजर में? अगर इसका विश्लेषण करें, युद्ध जो की स्थिति बनी हुई है, ट्रंप और नेतन्याहू इसको खींच रहे हैं या ईरान खींच रहा है? कभी वो 15 सूत्री कार्यक्रम लेकर आते, कहते हैं वो बातचीत अच्छी चल रही है, युद्ध खत्म हो रहा है, फिर कुछ और हो जाता है। सुधांशु जी काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन इतिहास का एक तथ्य वो गलत बोल गए। स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1962 में, 14 नवंबर को उस पर बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ। तो आपने कहा था कि उस वक्त संसद सेशन चल रहा था। आजकल के चैट जीपीटी के जमाने में 2 मिनट के अंदर जानकारी मिल जाती है, तो हो सकता है आपके मुंह से निकल गया। सवाल क्या है? सवाल इस बात को लेकर यह कि दरअसल आज की तारीख में ईरान चाहता है कि युद्ध कंटिन्यू करे, ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध फौरन बंद हो। क्यों? क्योंकि ईरान समझ गया है कि ट्रंप अगर इसी तरीके से युद्ध में फंसे रहेंगे तो उनकी राजनीतिक मृत्यु भी हो सकती है, उनका राजनीतिक करियर खत्म भी हो सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। युद्ध की बात कौन कर रहे हैं? जिनका कोई इतिहास ही नहीं आजादी की लड़ाई में लड़ने का। अब ये यहाँ खड़े होकर शेर की तरीके से बोल रहे हैं। बात आम की शेर हो, की तरीके से बोल रहे हैं। बेचने आ गए। हकीकत ये कि बंदे मातरम बंदे मातरम कह के कोई इंसान आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा। बात एक आदमी आजादी की लड़ाई में नहीं जेल गया, एक आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा। यहाँ आपको बता रहे हैं, अरे जब लड़ने की जरूरत थी तब आप लड़ने गांधी जी लड़ाई तब आप बिल में घुसे हुए थे, सोनिया गांधी में घुसे हुए थे। भारत के आजादी की अभी आजादी अबे ज्ञान दे रहे। दूसरे एक मिनट जो मैं ये जानना चाहता था कि चलिए जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय घटना थी, पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया, लेकिन क्या उसके बदले में आप गजा के 72,246 लोगों का कत्ल करेंगे, मासूम बच्चों का कत्ल करेंगे, महिलाओं का कत्ल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंड करेंगे? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। सबको पता है कि वॉर जो है वही सबसे बड़ी समस्या है, तो वॉर को खत्म करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? और कोई यहाँ पे जल्दी से आगे आइए। ये तो बातें सामने की बातें हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने जल्दी सवाल सुनिए। अरे गुरु, इंदिरा गांधी, अरे गुरु कुछ आवाज जनता की भी हो जाए। के माध्यम से उन माननीय सांसदों, लड़ाई में कितने को नेशनों ने भारत के पक्ष में वोटिंग की थी बताइए? 4 ने नहीं की थी। मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है। कितने लोगों ने वोटिंग की थी? आप बताइए। रूस के 90 हमारे खिलाफ आंदोलन में। सुधांशु जी प्लीज। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। सर मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं, तो उनके लिए कोई इवैक्यूएशन प्लान तैयार है? जैसे 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के समय ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप लोगों ने कहा कि ये जो युद्ध है वो अभी और समय तक चल सकता है। इवैक्यूएशन प्लान है। अभी आपने कहा कि जैसे युद्ध जो है वो थोड़े और समय तक के लिए चल सकता है, तो सर अब भारत पे लिए भी इसमें समस्या उठेंगी और वो समस्या से भारत निपटने के लिए क्या क्या अब हथकंडे अपनाएगा? जैसा हमने अभी देखा, करने नहीं मतलब तैयारी क्या करेगा? ईरान का कहना है कि हम युद्ध के हिमायती नहीं है, अमेरिका युद्ध का हिमायती है। लेकिन अभी 1 मार्च को ही ईरान ने एक AI वीडियो पोस्ट की ट्विटर पे। उसमें ईरान ने मिसाइल का नाम था रेड मिसाइल से USA के ऊपर हमला किया, उसकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर। वाह क्या सीन है। तो उससे आप क्या दिखाना चाह रहे हो? वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। AI वीडियो से एक अलग मीम वॉर भी इन देशों के बीच में चल रहा है। जल्दी से छोटे सवाल हो, जो सवाल पूछे जा चुके रिपीट मत कीजिएगा। सर आपने माइक पकड़ा हुआ मैम, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है या सिर्फ बयानबाजी है? ठीक है। सिविलियंस के डेथ के लिए अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इतने लोगों की डेथ हो रही है और बोल रहे हैं कि वॉर और बढ़ेगा। हाँ, जाहिर तौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान को लेना चाहिए इसके लिए अकाउंटेबिलिटी। हाँ सर मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप कुछ देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे इनकी वजह से। तो जैसा कि ईरान अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसको बनने नहीं दिया जा रहा है, तो उसने मिडिल ईस्ट की पूरी फील्डिंग सेट करके रखी है। अगर उसको बनने दिया जाएगा तो फिर क्या होगा आप बताइए? ये कि ईरान को बनने नहीं दिया जा रहा है, नहीं, बॉल मार रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ये कह चुके हैं। रुक जाइए, लपके ना सवाल।
थैंक यू। सर जो ये युद्ध चल रहा है जिसकी कीमत हमारी भारत की आम जनता भी चुका रही है, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए चल रहा है या फिर शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए कर रहे हैं? ठीक है, चलिए अब सवालों के जवाब लेते हैं। आप लोग शुरू कीजिए, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं न्यूक्लियर वाले के ऊपर जवाब देना चाहूं। जो कंट्री भी 60% इनरिचमेंट कर सकती हो न्यूक्लियर का, उसके लिए 90% तक के पहुंचना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर का फतवा है और एक बार से ज्यादा वो बता चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर हम बनना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती थी, लेकिन हमारे सिद्धांत हमको इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि हमें न्यूक्लियर बम की जरूरत है। ईरान के पास ये 60% की भी जो टेक्नोलॉजी है उस जमाने में आई है कि जब दुनिया ने चारों तरफ से इसको सैंक्शन में घेर कर रखा था। तो इस हिसाब से ईरान बनना नहीं चाहता है। ये गड़बड़ है बाबा। मैं ये भी बताना चाहता हूं, एक बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि हम कर क्या रहे हैं। एक सीरियस बात, प्रधानमंत्री जी ने एक तो इवैक्यूएशन की बात बताई, तो उन्होंने कहा 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट के देशों में रह रहे हैं। भारत ने 3,75,000 लोगों को वापस बुलाया और जो वहां रहना चाहते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां के राष्ट्राध्यक्षों से 2 राउंड वार्ता कर चुके हैं। ईरान से भी हम 300 लोगों को निकाल चुके हैं। अब बाकी जो 1,000 लोग थे, 700 लोग वहां रहना चाहते हैं, तो वो रह रहे हैं। उसके लिए ईरान की सरकार से भी बात चली। दूसरा, 41 देशों से हमने ऊर्जा के आयात के लिए व्यवस्था की है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हमने अपना एलपीजी का जो प्रोडक्शन है वो 40% यानी मैक्सिमम कैपेसिटी में बढ़ा दिया है। और भारत की कूटनीतिक दक्षता समझिए, रशिया से आने वाले 7 टैंकर जो टुवर्ड्स चाइना जा रहे थे वो डाइवर्ट होकर भारत की तरफ आए। रशिया से हमने बातचीत करके यह व्यवस्था की है। अर्थात इस समय सरकार को जो करना चाहिए, सरकार पूरी तरीके से ईरान ने कहा भी है कि भारत का भी चाइना, रशिया, पाकिस्तान सबकी तरह वो जहाज आने देगा। एक बार छोटे छोटे कमेंट ले रहे हैं आशुतोष, जल्दी, देखिए टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी। एक चीज है कि जो सरकार की प्रिपेयर्डनेस की बात की, मैं खाली एक डेटा दे देता हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पिछले शनिवार को आया है। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन पिछले 6 महीने से लगातार श्रिंक किया है, लगातार घटा है। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन पिछले 20 महीने में लगातार घटा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का जो है वो 11 महीने में से 6 महीने प्रोडक्शन घटा है। क्या बात, ये बात है, गजब बेइज्जती है।